वेलकम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पढ़ने का बायोमॉलिक्यूल्स। हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि यूनिट 3 का है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने कवर किया था चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, अब हम बायोमॉलिक्यूल्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दैट इज व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स जो हैं जो कि लिविंग सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायो मतलब लिविंग। ठीक है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स लिविंग सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो all the carbon compounds that we get from living tissues that are involved in metabolic processes can be called as biomolecules। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं जो कि हमें लिविंग से, ठीक है, बायो में हम लिविंग की ही बात करेंगे। लिविंग टिश्यू के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैं जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चलती हैं, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर चलती हैं, उनमें इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं को हम बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए हम इनका एनालिसिस कैसे करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी बॉडी के अंदर सेल हैं। ठीक है, हमारी बॉडी देखो सेल की बनी है, नो डाउट मैंने पढ़ा है, सेल की बनी है, सेल की मिला के हमारी बॉडी बनी है। लेकिन सेल जो है वो किसको मिला के बना है, उसमें क्या है, तो वही बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे हमारे सेल के अंदर क्या है, कितना, कितने, किससे मिल के बना है हमारा सेल, कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, कितनी रेशो है। तो देखो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक लिविंग टिश्यू लेते हैं। ठीक है, लिविंग टिश्यू आप कोई भी लेंगे, या वेजिटेबल से हो तो प्लांट से डिराइव या हो, या एनिमल से, या पीस ऑफ लीवर हो, आपने उसको लिया, फिर ग्राइंड किया करना है उसको लैब में विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड पिस्टल। देखिए लैब में अवेलेबल होते हैं वाटर एंड पिस्टल। जैसे हम देखो घर में, किचन में हम कुछ भी ग्राइंड करते हैं मिक्सर में, वैसे ही हम इसको भी ग्राइंड करेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मोटर और पिस्टल की हेल्प से करेंगे। अब इसको हम डिज़ोल्व करेंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, CCl3COH। ठीक है, अब इसको हम डिज़ोल्व करेंगे इस एसिड में। अब फिर हम इसको डिज़ोल्व कर दिया, आपने पेस्ट बना लिया उसका, फिर आप उसको स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन मतलब आप उसको फ़िल्टर करेंगे, जो भी थिक स्लरी बनी है आपके पास। तो थिक स्लरी जो बनेगी, आप फ़िल्टर उसको करेंगे तो आपके पास 2 पार्ट्स में वो बन के आ जाती है। ठीक है, देखो जैसे चाय बनाते हैं ना, तो चाय पत्ती जो है वो मोटी होती है तो वो ऊपर रह जाती है, और जो चाय जो है वो पतली होती है तो वो नीचे आपके कप में आ जाएगी। उसी तरह से आपने इसको जो फ़िल्टर किया तो मोटा वाला पार्ट अलग हो गया और जो पतला वाला पार्ट था वो अलग हो गया। ठीक है, ग्राइंड किया, एसिड में डिज़ोल्व किया, ठीक है, पेस्ट बन गया। आप पेस्ट को आप फिल्टर कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास 2 पार्ट्स बन के आ जाते हैं, एक एसिड सॉल्युबल और दूसरा एसिड इनसॉल्युबल। ठीक है, एक सॉल्युबल था जैसे चाय जो कप में आ गई उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे, और दूसरा था एसिड इनसॉल्युबल, जैसे चाय पत्ती थी उसको हम बोलेंगे इनसॉल्युबल पार्ट। अब देखो इसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। जो एसिड सॉल्युबल पार्ट है उसके अंदर होंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो एसिड इनसॉल्युबल पार्ट है उसके अंदर होंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब देखो जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, जैसे नाम से क्लियर है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। बहुत बड़ा नहीं, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा। अब देखो ये कैसे पता लगाएंगे हम कि फिल्ट्रेट में ये माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, इनसॉल्युबल, इसका भी आगे प्रोसीजर होता है, लेकिन इतना अभी तक अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल से क्या निकल के सामने आया है उसको हम देखने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसका भी आगे फर्दर प्रोसीजर है कि जो एसिड और फिल्ट्रेट निकला, एक एक स्टेप अप करेंगे, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो हैं, मैक्रो हैं, कैसे पता लगाएंगे, उसके नाम की लिस्ट बनाएंगे, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनके नाम की लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो देखो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको दे आर द बायो मॉलिक्यूल्स विच आर सॉल्युबल इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, जैसे कि आपने प्रैक्टिकल किया, वो सॉल्युबल थे तो वो माइक्रो के अंदर आ गए, और जो सॉल्युबल नहीं थे इसमें, ये मोटा वाला पार्ट, वो मैक्रो के अंदर आ गए, वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। और इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 1000 डाल्टन से कम होता है। देखो अगर सॉल्युबल है तो स्मॉल इन साइज हैं तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी कम होगा। तो कितना कम, 1000 डाल्टन से कम ही रहता है, ज़्यादातर 800 के आसपास।
18 to 800 की रेंज में, लेकिन ये एनसीईआरटी की बुक में 1000 डाल्टन लिखा है, लेस देन 1000 डाल्टन, तो हम इसको ही लेके चलेंगे। और जो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 1000 डाल्टन से ऊपर आता है। जो 1000 डाल्टन से जितने भी आएंगे वो आ जाएंगे हमारे बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स। लेकिन ज़्यादातर जब आप वेट करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स का तो ये 10,000 डाल्टन से ऊपर ही आता है, इसलिए हमने इसको इतना लिख दिया, मोर देन 10,000 डाल्टन। अब एग्जाम्पल की बात करें तो ये मोनोमर्स होते हैं। मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, इसमें सिंगल एक यूनिट होगी और इसमें बहुत सारी मोली, उसको हम बोलेंगे पॉलीमर्स, इसमें बहुत सारी यूनिट होगी, तभी इनका साइज बड़ा होगा ना, मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा। सो दे आर जनरली पॉलीमर्स, जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसेक्राइड्स है, लिपिड्स है, ये सारे के आगे हमारे पास पॉलीमर्स। और किसकी कैटेगरी में आगे, बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग बात, इट इज़ पॉलीमर्स जो प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं और पॉलीसेक्राइड्स हैं, उनको हम पॉलीमर्स बोलते हैं, लेकिन लिपिड्स को नहीं बोलते। लिपिड्स भी हमने वहीं पढ़ा ना, लेकिन लिपिड्स को हम यहाँ पॉलीमर नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि देखो ये थोड़ा सी कंट्रोवर्सी है, ये आप ऐसे बोल सकते हैं कंफ्यूजन है, उस मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंडर रखते हैं, लेकिन वो स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं है। क्योंकि देखो एक तो एसिड इनसॉल्युबल हैं या वाटर इनसॉल्युबल हैं, तब हमने इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रख दिया। लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट आप देखिए तो 800 से ऊपर नहीं जाएगा। हम ज़्यादातर क्या बात की हमने पिछले पेज पे कि सबका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 से ज़्यादा ही रहता है, लेकिन इसका 800 से ऊपर जाता ही नहीं। तो ना ही तो हमने इसको माइक्रो बायो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखा है, हमने इसको रखा है मैक्रो बायोमॉलिक्यूल की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि देखो ये एसिड में डिज़ोल्व नहीं होते। क्यों नहीं हो पाते? जब इनका साइज़ इतना छोटा है, मॉलिक्यूलर वेट इनका कम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इतना कम है, तो वो क्यों नहीं डिज़ोल्व हो पाते? क्योंकि वो जैसे ही आप इनको ब्रेक करते हैं, ठीक है, आपने सेल को ग्राइंड किया था ना, तो सेल को आपने ब्रेक किया था, तो ये वेसिकल्स जो हैं वो फॉर्म कर लेते हैं। अब वेसिकल फॉर्म करते हैं, इसकी वजह से वो एसिड में या वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पाते। अब एसिड या वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पाते, इसलिए हमने इसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखा। लेकिन फिर भी एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब आगे देखिए, एसिड एक सॉल्युबल पूल बनाया, ठीक है, और एसिड इनसॉल्युबल बनाया। यानी कि आपने पढ़े ना बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स दे आर एसिड सॉल्युबल एंड बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स दे आर एसिड इनसॉल्युबल। तो ये कुछ साइटोप्लाज्म कॉम्पोजिशन है, साइटोप्लाज्म वो एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा, इसलिए तो एसिड में सॉल्युबल है। और दूसरा जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, तो वो एसिड में डिसॉल्व नहीं होंगे, सो दे आर एसिड इनसॉल्युबल। तो सेल के अंदर ये दो पूल जो हैं ये बनाते हैं। अब आगे हम देखते हैं, देखिए लास्ट में मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? अगेन दिस आर द ऑर्गेनिक मतलब देखो, ऑर्गेनिक होता है जो लिविंग चीज़ से डिराइव किया गया हो, और इनऑर्गेनिक होता है जो नॉन लिविंग से डिराइव किया गया हो। सो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड इन द लिविंग बीइंग्स के अंदर पाए जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे अंदर चलती रहती हैं, ये किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर, हमारे अंदर नहीं लेकिन किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर चलती रहती हैं, और उनका जो प्रोडक्ट आगे बनता रहता है उन्हीं को हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। तो मेटाबोलाइट्स जो हैं वो दो तरह के हैं, एक प्राइमरी और दूसरे सेकेंडरी। देखो प्राइमरी होते हैं, सीधा एक लाइन में हम बोलें, और जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक लाइन में हम बोले तो हम बोल सकते हैं जिनका फंक्शन या रोल जो है साइंटिस्ट को या हमें पता है, उन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और जिनका रोल या फंक्शन अभी तक साइंटिस्ट को नहीं पता है या हमें नहीं पता है, हमने बुक्स में नहीं पढ़ा, उन्हीं को हम बोलेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब देखो एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। दैट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो एनिमल टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट है यूजली, ज़्यादातर जिनका फंक्शन पता है। मतलब एनिमल टिश्यू में जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं ना, जो भी प्रोडक्ट बन के आते हैं, उनका फंक्शन हमें पता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लांट सेल्स की, फंगल सेल्स की, और माइक्रोबियल मतलब जैसे बैक्टीरियल सेल हो गया, वायरल सेल हो गया, उसके अंदर जो प्रोडक्ट बन के आते हैं, मेटाबोलाइट्स आते हैं, उनका फंक्शन हमें नहीं पता। अब एग्जांपल लेते हैं, देखो अमीनो एसिड प्रोटीन ही बनाएगा,
ठीक है। अमीनो एसिड की चेन मिलकर प्रोटीन बनाती है ना, तो उसका फंक्शन हमें पता है कि अमीनो एसिड हमारी बॉडी में बन रहे हैं, तो वो बन के फिर क्या काम करते हैं, फिर प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन हमारे बॉडी की ग्रोथ करते हैं, तो हमें इसका फंक्शन पता है। फैट्स का फंक्शन हमें पता है, पॉलीसेक्राइड्स का फंक्शन हमें पता है। आगे भी हम पढ़ेंगे इसका, ये अभी ख़त्म नहीं किया हमने टॉपिक, आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। तो देखो इसका फंक्शन हमें पता है, तो हम इसको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, their role is known, they play known roles in normal physiological process। ठीक है, वो नोन रोल, उनके फंक्शन जो हैं, ये रोल्स जो हैं हमें पता है। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में जैसे उनके यहाँ फंक्शन हमें क्लियर नहीं है अभी तक, जैसे रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सैंड्स, पिगमेंट्स, ये जितने भी प्लांट सेल्स के अंदर बनते हैं हम तो इनका यूज़ करते हैं। आप बोलेंगे फंक्शन तो इनके बहुत सारे हैं, लेकिन वो हमारे लिए हैं। प्लांट्स के लिए फंक्शन क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, वी डोंट नो, वी जस्ट से दिस आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स और द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट्स को किस काम में यूज़ करता है हमें नहीं पता, हम उसको एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर लेते हैं अच्छे से। ड्रग्स को, स्पाइसेस को, सेंट्स को हमें पता है हमारी डेली लाइफ में, ह्यूमन बींग्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल्स है, लेकिन प्लांट्स के लिए इसका क्या रोल है स्टिल एट द मोमेंट हमें नहीं पता। तो इन्हीं को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया बायोमॉलिक्यूल से, इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। एनालिसिस कैसे पता लगाएंगे कि एक सेल के अंदर कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और वो दो तरह के हैं, ये कैसे पता लगाएं। ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल था, इसमें आप जस्ट एसिड का नाम, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का नाम, मोटर ऑन पिस्टल, और आपने इसको फिल्टर किया, जैसे आप चाय को फिल्टर करते हैं, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको दो फ्रैक्शंस मिल गए, एक एसिड सॉल्युबल, दूसरा एसिड इनसॉल्युबल। जो एसिड सॉल्युबल है वो बायोमैक्रोमॉलिक्यूल में आ गया, और जो एसिड इनसॉल्युबल है वो बायोमैक्रोमॉलिक्यूल में आ गया। मॉलिक्यूलर वेट आप याद रखेंगे, और अपनी यही फिगर जो है याद रखनी है, 1000 डाल्टन से कम। देखो बुक्स में 18 to 800 भी दिया है, लेकिन आपको एनसीईआरटी की बात ही माननी पड़ेगी हमें। ठीक है, हमें एनसीईआरटी की बात ही माननी पड़ेगी। 1000 डाल्टन से कम जितना भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो माइक्रोमॉलिक्यूल होंगे, और 1000 से ज़्यादा जितना भी आएगा वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन यहाँ पे 10,000 डाल्टन लिखा है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो 10,000 डाल्टन से ज़्यादा ही आता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेस देन 1000 डाल्टन वो माइक्रोमॉलिक्यूल हो गए, और मोर देन 1000 डाल्टन वो आगे बायोमैक्रोमॉलिक्यूल में। ये मोनोमर्स हैं बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स, और ये पॉलीमर्स है लिपिड्स को छोड़ के। लिपिड्स क्यों, इसका बात का आप ध्यान रखना, फिर से पढ़ लेना। ठीक है, और मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, ये बार बार काम आते रहते हैं, पहले भी पढ़ाए शायद। तो थैंक यू क्लास, आगे कंटिन्यू करेंगे।